हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। आज आप सभी की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मैं आप सभी के लिए सॉल्व करने वाला हूं। और प्रॉब्लम हमारी ऐसी है कि सर लास्ट के 30 से 40 दिन हमारे पास बचे हैं हमारे इस UGC नेट एग्जामिनेशन के। और लास्ट के दिनों में जब 30 to 40 डेज हमारे पास बचते हैं एग्जामिनेशन में, सभी का एक क्वेश्चन होता है कि सर ऐसा कोई जुगाड़ हमें मिल जाए, ऐसा कोई सॉल्यूशन हमें मिल जाए सो दैट हम हमारे रिवीजन को इजी बना सकें। इन शॉर्ट, कौन कौन से शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं, और वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमम कहीं ना कहीं आप सभी का सिलेबस कवर होता है। तो आज मैं आप सभी के लिए वही सारे के सारे टॉपिक्स लेके आया हूं जहां पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अगला जो आधा घंटा यानी कि नेक्स्ट 30 मिनट जो है आप सभी को मुझे देने हैं, और मैं आप सभी के लिए वन बाय वन चीजें जो है बोर्ड पे लिखूंगा, क्योंकि मेरी जो है पिछले 3 घंटे की मेहनत जो है मैं आप सभी को आगे आने वाले आधे घंटे में देने वाला हूं। यानी कि पूरे के पूरे शॉर्ट टॉपिक्स जो है मैंने लिखे हैं जो एग्जामिनेशन में आप सभी से पूछे जाते हैं। अब मैंने कैसे लिखे हैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, जहां पे डिफरेंट हमारे जो पेपर्स हैं उनको गैदर किया है, डेटा को कलेक्ट करा है, तब जाके जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जामिनेशन के लिए लेके आया हूं। आई होप आप सभी जो है इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। उससे पहले जरूर बोलूंगा कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर क्लासेस को विजिट नहीं किया है तो गाइस क्लासेस को जरूर से देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मैनेजमेंट के लिए बहुत कुछ चीजें चलाई जा रही है और कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा आप सभी के लिए मैनेजमेंट का वन स्टॉप सोल्यूशन बनने वाला है, और साथ में मैं भी। तो ज्वाइन जरूर करिएगा सेशंस को। बात करते हैं, ज्यादा टाइम आप सभी का नहीं लूंगा, बस यही बोलूंगा कि नेक्स्ट 30 मिनट जो है आप सभी को देने हैं मुझे। सबसे पहले बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, देखते हुए चलिएगा, सुनते हुए चलिएगा। सबसे पहले बेटा जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है जो भी आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं आपके मैनेजमेंट के, यानी कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट जो है आप सभी को यहाँ पे अच्छे से समझने हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप सभी की जो है मैनेजमेंट की सारी थ्योरीज आती हैं और उनके सारे के सारे थिंकर्स, यानी कि कौन सी थ्योरीज जो है किन्होंने दी है, चाहे हम क्लासिकल थ्योरीज की बात करें, चाहे हम नियो क्लासिकल थ्योरीज की बात करें, चाहे हम मॉडर्न थ्योरीज की बात करें, सारी की सारी थ्योरीज जो है आप सभी को अच्छे से पढ़नी है, डिकोड करनी है, कौन सी थ्योरी क्या आपको बोल रही है वन लाइनर में ध्यान में रखते हुए चलो, और साथ में उनके थिंकर्स यानी कि कौन सी थ्योरी दी है। सही बात है, सही बात है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे सारे के सारे ऑल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पांचों के पांचों हमारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ना है आप सभी को, और उनके प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास हो गया सर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है वो बनता है उसके टाइप से। तो कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स क्वेश्चन आया हुआ है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है ना, वी, इन्वर्टेड वी, ये सारा का सारा आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है, सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है बेटा हमारे यहाँ पे थ्योरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की थ्योरीज है हमारे पास, तो थ्योरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें इसी में आगे, हमारे पास आता है यूनिट नंबर 1 से ही आप सभी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन की हम लोग बात करते हैं, जहां पे आप सभी का ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, थोड़ा बहुत उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जहां पे हम डेलीगेशन की बात करते हैं, जहां पे अथॉरिटी की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, सेंट्रलाइजेशन हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, इन सब के बारे में आप सभी को अपने इस यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। ये हमारा मैनेजमेंट का बेसिक हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर बार पूछे जा रहे हैं आपको। सबसे पहले तो जो भी आपके माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, यानी कि इनमें डिफरेंस हो गया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आप सभी का पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इनके बारे में थोड़ा बेसिक जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 11 से पढ़ रखा है उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे यूटिलिटी एनालिसिस हो गया,
वो आप लोग पढ़ेंगे, कार्डिनल ऑर्डिनल की हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है बेटा यहाँ पे डिमांड एनालिसिस, तो यानी कि डिमांड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिमांड जो है कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ेंगे, और साथ में आपका जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप, क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ है, आप सभी जो है अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सही बात है, इलास्टिसिटी हो गया। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में हमारे पास बेटा आता है मार्केट स्ट्रक्चर। क्या आता है? मार्केट स्ट्रक्चर जो है आपका पूछा जाता है, और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ हमारे पास यहाँ पे आता है प्राइसिंग डिसीजन, यानी कि आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की हम लोग बात करते हैं, किस तरीके से प्राइसिंग डिसीजन होगा। हम लोग मोनोपोली की बात करते हैं, किस तरीके से प्राइसिंग डिसीजन होगा, वो भी आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे इकोनॉमिक्स वाला जो है पार्ट यहाँ पे हो जाता है। साथ में इकोनॉमिक्स में एक और हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेटा, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बेसिक जो आपके पास मेथड्स हैं, उनके बारे में बेसिक जो है आप सभी को पढ़ लेना है, और साथ में एक इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है, यानी कि इन्फ्लेशन एंड टाइप्स, ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स वाला पार्ट हो गया। अब इसमें से ही कुछ चीजें और निकल के हमारे पास आती हैं। जो थर्ड पार्ट हमारा मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 का होता है, जहां पे हम बिजनेस एथिक्स, एथिकल इश्यूज एंड डायलेमास, CSR एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बिजनेस एथिक्स का बेसिक आपने पढ़ दिया, आपको एथिकल थ्योरीज पे ज्यादा फोकस करना है। किस पे? जो आपकी एथिकल थ्योरीज होती हैं, यू जस्ट हैव टू फोकस, आपको एथिकल थ्योरीज पे यहाँ पे फोकस करना है। साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है बेटा CSR, कॉर्पोरेट, ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड साथ में हमारे पास आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इनके बेसिक पढ़ोगे तो यानी कि ये पूरा का पूरा सर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं आपके यूनिट नंबर 1 से। अब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, इसमें डिटेल में ऑफ कोर्स आपको थोड़ा जाना है, पर रिवीजन के लिए ऑलरेडी आप सभी ने जो है पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा है ना। आप सभी दो तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट जो पिछले 6 मंथ से चीजों को पढ़ रहे हैं, तो उनको सर इन्हीं टॉपिक्स को अब रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, फटाफट से हम लोग बात करते हैं। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 2। बेटा यूनिट नंबर 2 की हम लोग बात करें। अब यूनिट नंबर 2 हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर का होता है, जहां पे थोड़ा सा HRM भी हमारा लास्ट में थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बेसिक्स ऑफ कोर्स पढ़ोगे ही। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की थ्योरीज हैं, ठीक है, उनको जो है आप सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज हमारे पास होगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है जो आपका इंडिविजुअल बिहेवियर है, इंडिविजुअल बिहेवियर। अब इंडिविजुअल बिहेवियर में बेटा क्या करोगे? पर्सनालिटी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, पर्सनालिटी हो गया, कीवर्ड्स इनकी डेफिनेशन के ध्यान में रखने, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। पर्सनालिटी के बाद में जो है हमारा हो गया परसेप्शन, ठीक है, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड लर्निंग, इनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, इनकी थ्योरीज के बारे में। साथ में थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, सारी थ्योरीज को आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसी में हमारे पास आता है मोटिवेशन के साथ में हमारे पास लीडरशिप थ्योरीज आ जाती हैं, लीडरशिप थ्योरीज, ठीक है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा थ्योरीज ऑफ इमोशन, जहां पे इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में यूनिट नंबर 2 में पढ़ते हैं। तो इमोशंस की जो हमारी थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ इमोशन, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो उन सभी को आप जो है अच्छे से क्या कर लेंगे बच्चा, रिवाइज जो है आप लोग करेंगे। ठीक है जी, थ्योरीज ऑफ इमोशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है विसल ब्लोइंग, और जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनके टाइप्स, कितने टाइप्स के हमारे पास विसल ब्लोअर्स है। ठीक है, ये हमारा यूनिट नंबर 2 का जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर। अब हम थोड़ा सा HRM में थोड़ा सा एंट्री मारते हैं, और HRM में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। सर HRM में हमारे पास आ रहा है यहाँ पे सबसे पहले HRM का बेसिक आप लोग पढ़ोगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक आपको हो जाता है HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आप सभी का। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से क्वेश्चन जो है आपका आता है, इनकी प्रोसेस पे आप सभी को जो है फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, उनकी प्रोसेस क्या होती है, सबकी प्रोसेस को तो आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे।
इसके बाद हमारे पास बेटा क्या हो जाता है, जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये 4 चीजें, ठीक है। इनके बारे में आप सभी को ध्यान में रखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में जो है पूछे गए हैं, है ना। जॉब इवैल्यूएशन यहीं पे लिख देता हूं मैं, सो दैट वो आप सभी को दिख जाए, जॉब इवैल्यूएशन और उसके मेथड्स, ठीक है, ध्यान में रखोगे। तो गाइज ये आप सभी का हो जाता है यूनिट नंबर 2। आई होप आप सभी को विजिबल होगा, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि आप सभी के लिए गाइज मेहनत करी है पिछले 3 घंटे बैठ के, आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सो दैट मोटिवेशन मेरा भी जो है थोड़ा सा बढ़े और इसी तरीके से और अच्छे कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए लेके आता रहूं और आप सभी की जो है हेल्प करता रहूं। यूनिट नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। नाउ जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में जैसे हमारे पास HRM है, ठीक है, और HRM के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक HRM का भी पार्ट यूनिट नंबर 3 में आता है। तो HRM में थोड़ा और हम लोग करें तो यहाँ पे SHRM और उसके आपके जो भी टाइप्स हम लोग बोल सकते हैं उसको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका HRD स्कोर कार्ड आपके पास हो गया, आपके पास HRD हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें आपके पास HR ऑडिट हो जाता है, HR ऑडिट उसकी आप लोग बात करते हो, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस स्कोर कार्ड, एग्जामिनेशन में आता है, किसने दिया है, और चारों हमारे यूजेस बैलेंस स्कोर कार्ड के, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं करियर प्लानिंग की, करियर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें करियर डेवलपमेंट भी आप सभी का आएगा। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इग्निशन का बैच चल रहा है आप सभी के लिए, उसमें क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, तो जिन बच्चों के पास वो बैच है इग्निशन का, जहाँ पे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सोल्यूशन में चल रहे हैं, लाइव क्लासेस हो रही है, उन बच्चों को तो सर पता ही होगा कि यहाँ से क्वेश्चन घूम रहे हैं बार बार एग्जामिनेशन में। आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, इसलिए मैंने आप सभी के लिए क्या करा है सर जी, मेहनत करा है, ठीक है। जिनको मैं क्या, आप लोग सच में रियलाइज करेंगे जब आप सभी को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी लगाएंगे, है ना जी, सही बात है। ये हमारा करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आपका हो गया। देन हमारे पास बेटा यहाँ पे आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप सभी का, जहां पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को समझना है, साथ में जो आपका अप्रेजल है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, और आपकी जो अप्रेजल की टेक्निक्स हैं या अप्रेजल की आपके जो टूल्स हम लोग बोल सकते हैं, उनके बारे में आप सभी को ध्यान में रखना है। मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, सही बात है। इसके बाद आप सभी का यहाँ पे ओडी इंटरवेंशंस आ गए, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है IR, इंडस्ट्रियल रिलेशन की हमें यहाँ पे बात करनी है। इसके बाद हमारे पास जो भी आपकी अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस टू IR, इसमें 3 तरीके की बेटा अप्रोचेस हमारे पास आती हैं। कौन कौन सी, तो यूनिटरी है, एक प्लुरलिस्टिक है और एक हमारे पास मार्क्सिस्ट है, ठीक है। तीनों तरीके की अप्रोचेस के बारे में आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस होते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आता है सर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक से। एक हमारे पास आता है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी क्या है, वो तो सिंपल सा मीनिंग है सर हमारे पास, पर एग्जामिनेशन में सर उनके एक्ट्स जो भी हमारे पास है उससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, कौन कौन से एक्ट हमारे इंडिया में है, वहां से आप सभी को पढ़ लेना है, समझ लेना है। ट्रेड यूनियन हमारा हो गया, ट्रेड यूनियन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसी में ट्रेड यूनियंस के बाद आपका इंटरनेशनल HRM की हम लोग बात करते हैं, या आपका जो स्ट्रैटेजिक IHRM है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वहां से क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं। और लास्ट एक टॉपिक बेटा हमारे पास होता है, कौन सा, ग्रीन HRM और HRM और उसके रिसेंट ट्रेंड्स, ठीक है, HRM एंड उसके ट्रेंड्स, ये आगे हमें यहाँ पे बात करनी है, सही बात है क्या। तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 का पूरा फुल ऑन मैंने आप सभी को बना के दे दिया। ऐसे ही अनादर हमारे पास 2 और इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5।
तो यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 दोनों न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल हमारी यूनिट है, पर सर क्वेश्चन उसमें से थ्योरेटिकल आते हैं। आप सभी को पता है हार्डली हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने होते हैं। अभी मैं बताता हूं कि न्यूमेरिकल कहां से आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, एंड थ्योरेटिकल कहां से चीजें पूछी जाती है। अच्छे से देखना है, सुनना है, समझना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 4, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं अकाउंटिंग, हमारे बेसिक टर्म सबसे पहले, वो तो सर मैं मान के चलता हूं कि हमें आ ही रही है, हमने पढ़ी होंगी। रिवीजन किसका करना है, जो भी हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं एंड कन्वेंशंस, अजम्पशंस इसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, सही बात है। बेसिक टर्म में जैसे मैंने बोला बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे जो होते हैं, अकाउंट्स के जो टाइप है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कौन सी चीज कौन से अकाउंट में आ रही है। पिछले 3 बार से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं पिछले 3 एग्जामिनेशन में। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस आपने पढ़ लिए। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आता है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से अच्छे से मतलब याद हो जाने चाहिए। मैंने मेरे पेड क्लास में इनकी ट्रिक बताई है, कहानी से मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बताया। तो जो भी पेड वाला स्टूडेंट है वो अगर देख रहा है तो सर समझ जाइएगा वही कहानी हमें वापस एग्जामिनेशन में दोहरानी है, याद कर लेनी है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है जी, सही बात है। फिर इसके बाद सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सभी का हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम एंट्री करते हैं, क्यों बनाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है, थ्योरेटिकल हम लोग करेंगे ही, यानी कि बेसिक्स आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे इसके। उसके बाद आप सभी का जो भी बैलेंस शीट बेटा हम लोग पढ़ते हैं, तो बैलेंस शीट को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आपका हो गया, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, नॉन करंट एसेट में, करंट एसेट्स में की चीजें क्या क्या आ रही है, सो दैट अच्छे से आप लोग जान ले। इसकी हेल्प जो है आपको रेशियो एनालिसिस है ना, उसमें भी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। और अगला जो है हमारा टॉपिक वही होने वाला है विच इज रेशियो। अब ये जो रेशियो एनालिसिस है वहां से हर साल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व हम लोगों को करना है। रेशियो के बाद मेरे पास हो गया सर कैश एंड फंड फ्लो। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है आपका कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में से। ध्यान में आप सभी को रखना है, जैसे कैश फ्लो में 3 टाइप की एक्टिविटी हमारे पास होती है, ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, ठीक है। तो कौन सी चीज कौन सी आपके एक्टिविटी में पूछा जाता है। और साथ में फंड फ्लो में रिसीट और पेमेंट वाली जो चीजें कहाँ कहाँ पे आती है, कौन सी चीज रिसीट पेमेंट में आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमारे पास हो गया कॉस्ट शीट, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने अब एंट्री मार ली है, तो कॉस्ट शीट हमें आनी चाहिए। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल, किस किस को ऐड लेस सब्सट्रैक्ट करने से आता है, अच्छे से इसको घोट के मतलब अच्छे से पी जाएंगे आप सभी। उसके बाद हम लोग एंट्री मारते हैं हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग में। क्या हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आपका सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। उसके बाद जो है आप लोग जो पीवी रेशियो निकालते हो वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके साथ में आपका बीईपी हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके साथ में आप सभी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इनके फॉर्मूलाज प्लस इनको सॉल्व करना भी आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जा रहे हैं और जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सही बात है। उसके बाद हमारे पास सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाता है। हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमारे वेरिएंस, आपके मटेरियल वेरिएंस और साथ में लेबर वेरिएंसेस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड भी सॉल्व करने के लिए आपका बन सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है और बहुत बेसिक होता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। देन हमारे पास बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा सा बजटिंग में जाते हैं, तो टाइप्स ऑफ बजट आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। टाइप्स ऑफ बजट के बाद में हमारे पास नेक्स्ट चीजें आती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ोगे और साथ में कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज आप लोग अच्छे से जानेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज आप लोग जानेंगे, चाहे रेलेवेंस थ्योरी की मैं बात करूं, चाहे इररिलेवेंस थ्योरी की बात करूं, उन सारे कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज को ध्यान में रखोगे, कौन सी थ्योरी क्या बोलना चाह रही है वो ध्यान में रखोगे और उनके अजम्पशंस, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, ध्यान में आप सभी को रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास होता है, क्या निकल के आता है सर, लिवरेज। लिवरेजेस में तीनों टाइप के लिवरेज, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया, आपका फाइनेंशियल लिवरेज हो गया और आपका कंबाइंड लिवरेज यहाँ पे हो गया। कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे बन सकता है, ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे बचता है EBIT,
एंड ईपीएस एनालिसिस। किस तरीके से ईबीआईटी कैलकुलेट करेंगे, ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, और क्या फर्क उससे पड़ने वाला है हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस पे, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पे, वो आपको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में ध्यान में रखना है। तो इट वाज ऑल अबाउट टिल यूनिट नंबर 4। आई होप समझ में आ रहा होगा, आई होप नोट डाउन आप लोग कर रहे होंगे, और आई होप आप लोग को ये लग नहीं रहा होगा कि सर एवे ही बता रहे हैं। बेटा एवे तो कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं एनालिसिस करके, ठीक है, सही बात है। यस, वी कैन से दीज ऑल आर प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि सर जो मैंने लिख दिया बस वही आ जाएगा, पर ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो डेफिनेटली एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, और इनके आसपास से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो रिवीजन पर्पस के लिए कहीं ना कहीं जो है आप सभी को बताया जा रहा है, ठीक है, सही है। चलो अब हम लोग बच्चा बात करें यूनिट नंबर 5 की। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट 5। यूनिट 5 अगेन हमारा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, वही न्यूमेरिकल जिसमें हम लोग बात करते हैं, है ना। तो वहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसका? जो भी आपके टेक्निक्स हैं, आपके टेक्निक्स ऑफ टीवीएम। टीवीएम बोले तो सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, क्या टेक्निक्स है वो ध्यान में रखना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है उसको आपको पता होना चाहिए। सेम हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, उसके बारे में बच्चा आप लोग ध्यान में रखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। साथ में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स में तो हमारे पास डिबेंचर्स आ गए, डेट भी आ गए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न के साथ में आपके टाइप्स जो होते हैं हमारे रिस्क के, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक, कौन कौन से हैं उसको ध्यान में रखेंगे। साथ में कैपिटल बजटिंग का यानी कि जो भी रिस्क एंड रिटर्न है उसका कैपिटल बजटिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको भी एक बार थोड़ा एनालिटिकल वे में आपको पढ़ना है, उसके भी कुछ टेक्निक्स है वो भी आप लोग जो है एक बार ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, सही बात है। उसके बाद हमारे पास बेटा आता है टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग जिसमें कौन सा? दो तरीके की हमारे पास होती है सर, एक तो डिस्काउंटेड और एक नॉन डिस्काउंटेड वाली, जिसको ट्रेडिशनल और मॉडर्न के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। दोनों के अलग अलग पार्ट हैं, जैसे ARR हो गया हमारे पास पे बैक पीरियड मेथड हो गया, फिर उधर हम लोग देखें तो IRR हमारे पास हो जाता है ना। इन सब के बारे में अच्छे पढ़ना है। NPV हमारे पास हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है, इनके अजम्पशंस पढ़ने हैं, थ्योरीज पढ़ने, इनका काम क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट हम लोग करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, राइट, सही बात है। टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में आगे बेटा हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे डिस्काउंटेड नॉन डिस्काउंटेड बता दिया मैंने इसमें। उसके बाद हमारे पास डिविडेंड थ्योरी, डिविडेंड डिसीजन थ्योरीज हमारे पास हो जाती हैं। गॉर्डन्स मॉडल आपका हो गया, वोल्टर्स हो गए, है ना, इनके बारे में आप सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। किसके बारे में? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और उसकी थ्योरी। बेटा ये जो कैपिटल बजटिंग है तो लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए हम लोग करते हैं, जबकि जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये आपका शॉर्ट टर्म जो आपके डिसीजन हैं आपके उनके लिए किया जाता है, सही बात है। आगे बेटा हम लोग बात करें, इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे चलें तो आपका मर्जर्स एंड एक्वाइजेशन, मर्जर्स के टाइप किस तरीके के कौन से मर्जर्स होते हैं उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। हमारे पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की आपके पास थ्योरीज होती हैं, ठीक है, उनको आप लोग जो है बच्चा अच्छे से ध्यान में रखोगे, समझते हुए आप लोग चलेंगे। आगे हमारा CAPM हो गया, है ना, इसमें CAPM हमारे पास हो जाता है, इसमें हमारे पास APT हो जाता है। APT मॉडल की जो है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखने को मालूम पड़ता है जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके कौन कौन से आ गए, जो भी आपका चाहे IMF की बात करूं, वर्ल्ड बैंक की बात करूं, है ना, ऑल्दो हम लोग उसको दूसरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ऑल्दो हम लोग उसको हमारे नेक्स्ट यूनिट में ही पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 9 हमारा जो होता है। बट यस, आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेना है, सो दैट आगे भी आप सभी को उस पर्टिकुलर चीज से हेल्प मिल पाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसके बारे में बेटा आप सभी को पढ़ना है। एक हमारे पास होता है फेरा एंड फैमा, कौन किस में रिप्लेस किया गया था, यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड वहां पे बनने के चांसेस होते हैं। डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पे, और आपके जो भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड, जैसे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, है ना, तो उनके बारे में भी आप सभी को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका 5 यूनिट तक का काम, ठीक है जी।
5 और यूनिट हमारे पास बच रही है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आई होप आप सभी जो है नोट डाउन इस पर्टिकुलर चीज को कर लिए होंगे। वीडियो ऑफ कोर्स बड़ा होने वाला है क्योंकि पूरा सिलेबस हम लोग देख रहे हैं एक बार के लिए, तो समझते हुए चलेगा गाइस, देखते हुए चलेगा। इसके अलावा आप सभी को बस ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप सभी मेरे साथ जून की प्रिपरेशन, तो चलो हमारा एग्जामिनेशन बहुत पास में है, दिसंबर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन इन आवर प्रीमियम बैच, जहां पे हर एक चीज को सिंपल वे में डिकोड करते हुए चल रहा हूं। और साथ में जून एग्जामिनेशन के लिए इग्निशन बैच है, जहां पे 1000 से 1200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन में लाइव क्लासेस के साथ आप सभी को कराई जा रही है। तो आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू या सपोर्ट पे कॉल करके इग्निशन बैच में आप सभी एनरोल करवा सकते हैं। शुरू करते हैं, वापस से रीस्टार्ट करते हैं चीजों को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 में बेटा, यूनिट नंबर 6 में हमारे पास क्या क्या है, 6 एंड 7 मार्केटिंग का वाला हमारा थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट हो जाता है। तो यूनिट नंबर 6 में स्ट्रैटेजिक एनालिसिस हमारे पास जो चीजें आती हैं, यानी कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। अब इसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं। कौन कौन सी सर? आप सभी का यहाँ पे हो जाता है आपके पेस्टल एनालिसिस की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग पोर्टर्स 5 फोर्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है VRIO फ्रेमवर्क की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हम लोग RBV फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा वैल्यू चेन एनालिसिस, हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस आप सभी का हो गया। आप सभी का यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो, और बिजनेस पोर्टफोलियो में क्या क्या आपका BCG मैट्रिक्स हो गया, BCG मैट्रिक्स आप सभी का आ जाता है। यहाँ पे G मैट्रिक्स आप सभी का हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप सभी का जो है एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैकिन्सेज 7S फ्रेमवर्क आप सभी का पता होना चाहिए। इसमें 3 हमारे पास सॉफ्ट एस होते हैं, 3 हमारे पास हार्ड एस होते हैं। सभी के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, सही बात है। आगे हम लोग अगर और बढ़े तो और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, जहां पे मार्केटिंग के बाद आपका सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, तीनों के बारे में पता होना चाहिए आप सभी को। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंट, आपके प्राइसिंग डिसीजन, आपके प्रोडक्ट डिसीजन, ठीक है, सही बात है, सारी की सारी चीजें। और साथ में आपका प्लेस डिसीजन, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप सभी को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस के साथ प्रमोशन डिसीजन, किस तरीके से आप प्रमोट करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, पब्लिक करेंगे, सारी की सारी चीजें। और साथ में आप सभी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्या सर, क्या निकल के आता है आपके 5 M's होते हैं एडवर्टीजमेंट के। तो 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है बच्चा, ध्यान में रखेंगे, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। और लास्ट हमारा एक टॉपिक यहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है और इसको कहाँ लिखना चाहिए, बोर्ड मेरा बढ़ गया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या, आपके सेल्स प्रमोशन एंड टेक्निक्स, ठीक है। आपको लग रहा है कि सर आपने इतना कुछ लिख दिया, पर भैया रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन पूरे सिलेबस का करना है। अगर हमने JRF टारगेट किया है तो सर इतना तो करना पड़ेगा हमें। 30 डेज है, आराम से अगर टॉपिक्स उठाओगे, एक दिन में रिवाइज करोगे, मैक्सिमम चीजों को इजी वे में चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। यूनिट नंबर 7 की हम लोग बात कर रहे हैं, आगे चलते, आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। यूनिट नंबर 7, अब यूनिट नंबर 7 में क्या क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सेम थोड़ा सा मार्केटिंग ही हमारा। सबसे पहले हमारे पास बेटा आता है कंज्यूमर बिहेवियर, और साथ में कौन से फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर,
या कस्टमर के बिहेवियर को क्या करते हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, बिहेवियर। ठीक है, सही है। साथ में थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद हमारे पास बाइंग डिसीजन प्रोसेस हो गया, किस तरीके से कस्टमर जो है अपना कोई भी परचेज कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट, उसका बाइंग डिसीजन लेता है कि भैया मेरे को अब जो है परचेज कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बेटा यहां पे आता है ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या क्या हमारे पास चीज आ रही है, उसके बाद हमारे पास आता है 7 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के 7 P हमारे पास है। उसके बाद CRM हमारे पास आता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, आपके मार्केटिंग के जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स आपके हो गए मार्केटिंग के, जिसमें ई मार्केटिंग की बात कर रहे हो, ई कॉमर्स की बात कर रहे हो, वायरल मार्केटिंग की बात कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की आपकी बात कर रहे हैं, उनके बारे में एक बार आप सभी को रिवाइज कर लेना है। साथ में आपके पास ग्रीन मार्केटिंग हो गया, ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, 5 पिलर्स, 5 पिलर्स ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5 पिलर आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के। ठीक है, ई कॉमर्स आ गया था। एक और यहां पे टॉपिक निकल के आता है आपका 4 C's ऑफ मार्केटिंग, ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, सही बात है। तो ये हमारा यहाँ पे मार्केटिंग का हो जाता है। तो 7 मिनट तक का पूरा गेम जो है हमने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया, कर लिया। बार बार बोल रहा हूँ, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहली बार आए हो, और प्लेलिस्ट मैनेजमेंट की जरूर से जाके देखिएगा। बहुत कुछ आप सभी के लिए कर रहा हूँ, चाहता हूँ वन स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए बनूं, चाहता हूँ मैनेजमेंट के लिए चैनल आप सभी का यहाँ पे वन स्टॉप सोल्यूशन बने। और ये सारी चीजें करने के लिए आप सभी का साथ जो है जरूर चाहिए, तो बस लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहे। अब हमारे पास आता है बेटा यूनिट नंबर 8, जिसमें सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम मुझे लगता है स्टूडेंट्स को होती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड यूनिट नंबर 8 इज रियली वेरी वास्ट, बहुत सारी चीजें है। तो लिखी जब मैं लिख रहा था तो हमारे पास भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आई। ये पूरा 3/4 जो पेज है इसकी यूनिट नंबर 8 की टॉपिक को लिखने में ही फिल हो गया। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में फॉर श्योर पूछी जा रही है। बाकी ये वाला जो दोनों के दोनों पेजेस हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है मैनेजमेंट मेंटोर बाय JRF अड्डा, तो दोनों मैं पेजेस आपको शेयर भी कर दूंगा, इस बोर्ड की फोटो भी शेयर कर दूंगा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ट्राई करूंगा, वीडियो तो बना ही रहा हूं, यूट्यूब पे भी मैं पोस्ट कर दूं। ठीक है, चलो यूनिट नंबर बेटा 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 8, 1 सेकेंड आप लोग मुझे दे दीजिएगा, बस 2 ही सेकेंड। ठीक है, चलिए यूनिट नंबर 8 की हम लोग बेटा बात कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर 8 में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारे स्टैटिस्टिक्स के वो आपको पता होंगे। एक यहां पे बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो भी डेटा कलेक्शन प्रोसेस, डेटा कलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता आप सभी को होना चाहिए। डेटा के सोर्सेस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये तो सबको आता है। एक हमारे पास होता है यहाँ पे क्वेश्चनर डिजाइन। जब क्वेश्चनर डिजाइन हम लोग कर रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, सही बात है। अच्छा, इसमें जो है आपका जो रिसर्च है वहां भी आपको हेल्प मिलेगी। तो यानी कि यूनिट नंबर 8 आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो पढ़ते हो, जिसमें आप मीन, मोड, मीडियन की बात करोगे, मीडियन की बात करोगे, कैलकुलेट करना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड एवरेज मीन। साथ में पोजिशनल एवरेजेस आपके कौन से होते हैं वो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसके बाद आप सभी का बेटा डिस्पर्सन हो जाता है, उसमें आप सभी का हो गया वेरियांस। वेरियांस में आप सभी पढ़ेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके प्रोबेबिलिटी थ्योरीज हो गई, प्रोबेबिलिटी थ्योरीज। अब इस प्रोबेबिलिटी थ्योरीज में और उनकी अप्रोचेस में आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ना, यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें चारों आ जाएंगी आपकी। कौन कौन सी सर? चारों होती है हमारे पास। आपका बायनोमियल हो गया, बायनोमियल, पॉइजन, ठीक है,
आपका हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और आप सभी का हो गया एक्सपोनेंशियल। चारों ध्यान में रहेगा। आई होप मेरी हैंडराइटिंग भी समझ में आ रही हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें बेटा, सैंपलिंग डिजाइन हो गया। यस, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रैंडम और नॉन रैंडम, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, उनके टाइप्स, कि क्लस्टर किस में आएगा, नॉर्मल वाला किस में आएगा, स्नोबॉल किस में आएगा। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसर्च में भी आपको ये डेफिनेटली काम में देने वाला है, काम में देने वाला है। ठीक है जी, सही बात है। सैंपलिंग हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास जो हमारी हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस जिसमें नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और साथ में हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे पास, जो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, इन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और कब यूज किया जाता है एग्जामिनेशन में आप सभी के यहाँ पे पूछा जाता है, जिसको सैंपल टेस्ट के नाम से हम लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। कोरिलेशन रिग्रेशन में आपके जो भी कोरिलेशन के मेथड्स होते हैं, यानी कि एस्टिमेटिंग द मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन, एक वो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हो जाती है। इसके अलावा आपके पास जो है यानी कि स्टैट्स वाला जो पोर्शन है ना, उसमें से ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। स्टैट्स में से पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो हमारा यूनिट नंबर 8 है, उसका दूसरा पार्ट जो हमारा था ऑपरेशंस मैनेजमेंट का आता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपके पास ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बारे में आप सभी को पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपको फैसिलिटी लेआउट के बारे में आप सभी को पढ़ना है, फैसिलिटी लेआउट, ठीक है। इसके बाद आपका एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि आपका ERP हो गया, उसके बारे में आप सभी पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी को पढ़ना है यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, जिसमें प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जिसमें हम लोडिंग की बात करते हैं, LOADING लोडिंग की बात करते हैं, जिसमें हम लोग जो है शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग माइनिंग की भी बात कर रहे हैं। चलो वो तो आगे में पढ़ेंगे। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, यस, कंट्रोलिंग, ठीक है, सही है। इनके अलावा यूनिट नंबर 8 में और चीजें हमारे पास है, खिचड़ी हो जाएगी, मैं लिख के देता हूं। यूनिट नंबर 8 में और चीजें हमारे पास आ रही, कौन कौन सी आ रही है सर? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं सर कैजियन अप्रोच, कब यूज की जाती है, और उसके हमारे आपके 5S है ना। उसके बाद आपके जो है बेंच मार्किंग, बेंच मार्किंग हो गया, ठीक है। इसमें आपका 6 सिग्मा हो गया। ये आपके सिलेबस में भी एज इट इज लिखा हुआ है, बट एग्जामिनेशन में आता है। आपका ISO 9000 हो गया, ठीक है। साथ में आपका क्विंग थ्योरी यहां पे जो आती है, क्विंग थ्योरी, और साथ में पर्ट, ठीक है जी। ये आपका यूनिट नंबर 8 का मैंने अच्छे तरीके से बताया और समझाया। 2 यूनिट हमारे पास बचती है, जो कि बहुत ही बढ़िया यूनिट है, ठीक है, जहां पे थोड़े से एफर्ट्स लगा के बहुत कुछ और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स कहीं ना कहीं हम लोग हमारे इस एग्जामिनेशन में लेके आ सकते हैं। कौन सा है? सुनना और समझना। मैं बात कर रहा हूं बेटा यूनिट 9, ठीक है। यूनिट 9 में क्या क्या पूछा जाता है? इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट हमारे हो गए, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में मोड्स ऑफ एंट्री क्या क्या होगी, मोड्स ऑफ एंट्री हमारा। देन हमारे पास थ्योरीज होती हैं, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, वो हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड BOP एंड इट्स कंपोनेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके कंपोनेंट हमारे, ठीक है। एक आपका बेटा यहां पे आता है टॉपिक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, जिसमें आप पढ़ते हैं। एक हमारा आ जाता है सर FDI, और उसके टाइप्स आपके हो गए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और उसके सारे के सारे एग्रीमेंट्स, WTO और उसके सारे एग्रीमेंट्स हमारे पास हो गए।
एक हमारे पास आता है यहाँ पे बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्जिम की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग MIF के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जो है MIS के बारे में बात करते हैं, हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि DSS के बारे में बात करते हैं, और एक और हमारे पास यहाँ पे हो जाता है ग्रुप DSS, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे ये हो जाते हैं, और साथ में आपके पास यहाँ पे और भी चीजें देखने को मालूम पड़ती है। कौन सी सर? आपके पास हो गया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके सारे के सारे टाइप्स, ठीक है, जो अभी नए नए पूछे जा रहे हैं। एक नॉलेज मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन हमारे पास एक बिग डेटा से भी आया था, ये बिग डेटा क्या होता है। साथ में डेटा वेयर हाउस की हम लोग बात करते हैं, साथ में डेटा माइनिंग की हम लोग बात कर रहे होते हैं। ये क्या है, इनके डेफिनेशन तक अपन को ध्यान में रखना है, और बस इतना है, ठीक है। और एक और हमारे पास डेटा मार्ट यहाँ पे आ जाता है। क्या? डेटा मार्ट। ये हो गया 9 यूनिट तक। तो मुझे लगता है, देखो मैं वैसे ही बोलूँ, मुझे पता है कि आप सभी ने वीडियो 2x की स्पीड पे देखा है, बट आई रियली अप्रिशिएट देखा है, क्योंकि 9 यूनिट तक हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं। पूरा PDF आप सभी को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में लिखना भी आप सभी को। लास्ट हम लोग बात करें यूनिट नंबर 10। अब यूनिट नंबर 10 है, उसको हम डिस्कस करें उससे पहले मैं यही बोलूंगा कि जितने भी दिन है ना गाइस, ये जितने भी टॉपिक्स आपने लिखे हैं उनको सेग्रीगेट करो यूनिट वाइज, और डेली बेसिस पे पढ़े जाओ, रिवाइज करे जाओ, और साथ में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं मैक्सिमम लगाने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सकते हैं मैक्सिमम लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप सभी जो है एक बुक ले सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक, या जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ 1000 से 1200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप सभी मेरे इग्निशन बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो भी रजिस्ट्रेशन आपके बैचेस के स्टार्ट हो गए हैं, तो आज ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सर सभी को पता है क्या कि सिलेबस हमारा हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा हमारा सिलेबस है, ठीक है। चलो यूनिट नंबर, ये दिख नहीं रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी से लिख देते हैं। यूनिट हमारा हो गया 10, लास्ट यूनिट ऑफ आवर मैनेजमेंट पेपर 2, ठीक है। यहाँ पे आपका एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है EP के, ठीक है, आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जो आपकी थ्योरीज आती हैं बेटा, है ना, उनसे आप लोगों को पढ़ना है। एक आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट हमारे पास जो भी आपके इनोवेशंस आ रहे हैं उनके बारे में आप सभी को फोकस करना है, पढ़ना है। फिर हमारा सर बिजनेस एंड फिजिबिलिटी प्लान, ठीक है, एनालिसिस। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया आपके पास। इसके बाद रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। बेसिक चीजें एक बार पढ़ोगे तो आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आने के एक्चुअली चांसेस होते हैं, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड माइक्रो फाइनेंसेस, ठीक है, आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। SSI को प्रमोट करने में हमारे इंडिया में क्या क्या चीजें की जा रही है, तो उसको हम बात करते हैं। देन हमारे पास सर सिकनेस भी आती है। अब आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बीमार हो गई, खराब हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, ठीक है। तो सिकनेस क्या होते हैं, उसके कॉजेज कहीं ना कहीं क्या होते हैं। स्मॉल हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपके पास हमारे पास आ गया सर सिडबी हो गया, ठीक है, सही बात है। इसके बाद हमारे पास NSIC हो जाता है। इसके बाद हमारे पास NIESBD हमारे पास हो गया, ठीक है। सारे के सारे आपके कमर्शियल बैंक्स के बारे में आपको पढ़ना है, क्या काम है कमर्शियल बैंक का, किस तरीके से जो है किए जाते हैं। और लास्ट में आपको पढ़ लेना है अपने सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। चलिए जी, तो इट वाज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डेज में अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने ही पढ़ने हैं। नहीं कर रहे हो, दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाएगी। और इफ यू हैव टारगेटेड योर JRF, आप सभी इतना तो जाने गए होंगे जो प्रीवियसली पहले से मेरे को देख रहे हैं कि सर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में ज्यादा बिलीव करता हूं, ना कि आपको सपने दिखाऊं। बिल्कुल सपने देखना अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं रियलिटी में उनको कन्वर्ट करने की जब बारी आती है तो वो मजेदारी वाली बात है। तो बस यही है कि जो अपन ने टारगेट बच्चा हमने सोचा है उसको हम अचीव जब भी कर पाएंगे
जब जो हमारे लिए जरूरी है वो हमें पढ़ना। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सर यही है, अगर इसका सिलेबस आपने समझ लिया ना तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देखते हो, क्लियर कर सकते हो। अब नॉट ओनली ऐसा भी नहीं है कि सर सिलेबस समझ के चल जाए, भैया पढ़ना पड़ता है उसको, है ना, ये कॉमन सेंस वाली चीज है। एनीवेज आप सभी को समझ आया होगा 10 की 10 यूनिट के बारे में मैंने आप सभी को बताया। आई होप सेशन आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आई होप आप सभी ने लिख भी लिया होगा। तो आज ये जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड आप सभी कर सकते हैं, या वेबसाइट पे जाएंगे कोर्सेज में और नेट जेआरएफ के कोर्सेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी को जो है मैनेजमेंट का यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा। इसके अलावा मैनेजमेंट का आप सभी के लिए जो है इग्निशन बैच है, जहाँ पे 10 साल के, या मैं बात करूं 10 से 1000 से 1200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन में लाइव बैचेस के साथ पढ़ा रहा हूं। तो आज ये डाउनलोड करो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, साथ में फ्री पीडीएफ आप सभी को उस एप्लीकेशन पे मिल जाता है डेली क्लासेस के। और सब्सक्राइब जल्दी से कर देंगे चैनल को, क्योंकि चैनल पे इस पर्टिकुलर एग्जाम टाइम पे बहुत कुछ आप सभी के लिए प्लान किया है, जहाँ पे बहुत सारी मैराथन्स आप सभी को मिलने वाली है एंड बहुत जल्दी शेड्यूल जो है आप सभी को देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच, इतना सब कुछ देखा, इतना सब कुछ जाना। आई होप आप सभी के लिए फ्रूटफुल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।